क्या उपाय हो सकते हैं हमारे देश के राजनेताओं के नीयत के द्वारा उपजे इस समस्या से दूर होने के लिए। हम उपाय पर भी नजर डालेंगे, लेकिन साथ साथ में आपके कॉल भी लेंगे। आपके काफी एसएमएस हम आज पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम में हम आपके सामने कंटेंट और प्रतिक्रिया ज्यादा दिखाना चाहते हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, बोलिए। मैं ये कहना चाहती थी, आज आप बहुत अच्छी टॉपिक रखे हैं आपने। बोलिए इस बोलिए। मेरे पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए ना, बात कीजिए। हेलो। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, मैं आपका सुदर्शन न्यूज देख रहा हूँ। हाँ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि गरीबों के साथ क्या मजाक गवर्नमेंट बनाई है। हाँ, हमको तो लगता है कि इस सरकार को, ये जितने तंत्र चलाने वाले हैं, इनको पागल खाने में एक बार भर्ती होकर के दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे आप। हाँ, धन्यवाद। इनको हम आपको समझ अब ये भी दिखाएंगे। बिल्कुल धन्यवाद। हम आपके सामने दिखाते हैं कि कौन है आखिर ये योजना आयोग। जो योजना आयोग हमारे देश के सारी योजनाओं को तय करता है, किस राज्य में कितना पैसा जाएगा, किस योजना पर कितना खर्च होगा, गरीब कौन है, अमीर कौन है, यहां से लेकर देश का सब कुछ आर्थिक नियोजन जिनके द्वारा, और सारे प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का नियोजन और उसके फंड प्लानिंग जिसको कहा जाता है, वो प्लानिंग कमीशन कौन चलाता है। देखिए आपके सामने हम कुछ नाम यहां पर दिखा रहे हैं। यह मोंटेक सिंह आहूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष अर्थात प्रमुख है। अश्विनी कुमार, मैं एक एक करके दिखाना चाहूंगा। दोबारा हम शुरू करते हैं। मोंटेक सिंह आहूवालिया ये भी विदेश में पड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं, लेकिन देश की ख्याति इनकी क्या है आपने देख लिया। दूसरे अश्विनी कुमार योजना कार्य मंत्री है, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, ये भी बाबू है और एक तरीके से देश के आम आदमी से कभी संबंध नहीं रहा है। ये दूसरे हैं डॉक्टर सईद हमीद, अमेरिका और कनाडा में पड़ी हुई है। तीसरी, चौथी अरुण मेहरा CID से जुड़े हैं, शायद आंकड़ा को नाम कुछ गलत आया है, ये भी विदेशों में पड़े हैं। और मिहिर शाह NGO चलाते हैं और ये भी विदेशों में पड़े हुए हैं। के कस्तूरी रंजन, विदेशी यूनिवर्सिटी की फेलोशिप इनको भी मिली हुई है। ये मोंटेक सिंह आहूवालिया, दो नाम हम इसमें दिखा नहीं पाए समय के कमी के कारण, क्योंकि आपने आपके सामने और भी मुद्दे यहाँ पर रखने हैं, लेकिन ये सारे वो नाम हैं जो देश की योजना बनाते हैं और देश के आम आदमी से इनसे कभी नाता नहीं है। मेरे सामने एक जम्मू से SMS किया है, किरण SMS करके कहते हैं कि मैं दावा करता हूं योजना आयोग का कोई भी सदस्य इस नियम के लिए तो क्या, इस मापदंड के लिए तो क्या, पिछले 10 सालों में देश के किसी आम आदमी को देखा भी नहीं होगा, मिलना तो दूर है। किरण जम्मू से दावा करके SMS कह रहे हैं। हमारे सामने एक और कॉलर बात करना चाहते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ सर, पुणे से। हाँ बोलिए संतोष जी। सर, आज का टॉपिक है कि ये 32 रुपए जो सरकार ने डिसाइड किया है और गांव के किसानों के लिए 26 रुपए। तो भाई ये 32 रुपए जो बता रही है सरकार, ये हमारी जनता के साथ 100 करोड़ लोगों के साथ, 20 करोड़ तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मैं उनको नहीं मानता, 100 करोड़ लोगों के साथ ये महामजाक किया हुआ है ये सरकार ने। और जो आज नेताओं को ये जो मिलता है कि ये पार्लियामेंट की कैंटीन में 12 रुपए में एक थाली मिलती है, तो ये जनता को भी मिलना चाहिए। अगर जनता को नहीं मिल सकता तो उनको भी 32 रुपए ही मिलना चाहिए पहले खर्च करने के लिए। वाह वाह संतोष जी। संतोष जी, आपने, मुझे लगता है कि ये मुद्दा हम भूल रहे थे, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने सजेस्ट किया है। इन्होंने शायद कैंटीन के जो दर है, जहां ₹1.40 में सूप मिलता है, चिकन सूप, 12 रुपए की एक थाली, 12 रुपए की थाली मिलती है। हाँ, यहाँ जरूर 32 रुपए में दिन कर सकता है। इनके कैलकुलेशन है। बिल्कुल, तो वो कैलकुलेशन जनता को भी मिलना चाहिए, उस हिसाब से खाना जनता को भी अधिकार मिलना चाहिए इस चीज का। बिल्कुल। कांग्रेस ने, जहाँ तक मेरा कहना है कि ये घोटाला कर करके और ये खजाना खाली कर दिया है, अब उसको लगता है हम सब्सिडी कहाँ से देंगे।
बिल्कुल, धन्यवाद। गरीबों को हटाओ। बहुत अच्छा मुद्दा हमारे कॉलर ने उठाया है, और 32 रुपए में एक सांसद जरूर दिन भर अपना दिन निकाल सकता है, क्योंकि उसको दोनों वक्त का खाना 13 रुपए 26 रुपए में मिलता है। चाय फ्री है, खाना रहना फ्री है, बंगला फ्री है, जाने आने के लिए सरकारी गाड़ी भी फ्री है। लेकिन शायद जो देश का असली मालिक है उसको इतनी सुविधा मिलती तो ये नौबत नहीं आती। एक और कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हेलो, हम एक कॉलर से बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, सुरेश जी बोल रहे हैं सर? हाँ, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। सर सबसे बड़ी बात तो सर है, उस व्यक्ति से आप रोटी की कीमत पूछिए जिसको एक दिन से खाने को ना मिली हो। हाँ, जिसके नेतृत्व में, जिसके इशारे पर आज ये केंद्र सरकार चल रही है। मुझे तो अपने जीवन में याद नहीं है कि इनकी पीढ़ी में कोई गरीब रहा हो। स्वतंत्रता के पूर्व भी इनके कुछ पूर्वजों के कोट शायद पेरिस जाया करते थे धुलने के लिए। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो सर इनसे तो इस प्रकार की आशा करना बेईमानी है। अपने को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये शुक्र मनाइए, इस देश के गरीब ये शुक्र मनाए कि इन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे अपन बोलते हैं कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो ये इनका कोई ये भी बयान आ सकता है कि ना रहे गरीब ना रहे गरीबी। बिल्कुल, धन्यवाद हरेंद्र। बिल्कुल, धन्यवाद। हम उपाय पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सरकार गरीबी मानकों को तुरंत वापस ले, क्योंकि ये ऐसे मानक हैं जिनकी वजह से गरीबी दूर करना संभव है ही नहीं, बल्कि गरीबी का मजाक बनाना है। इसलिए सरकार तुरंत इस हलफनामे को वापस ले। जनता खुलकर इसका विरोध करे, क्योंकि जब तक जनता खुद ही आगे आकर विरोध नहीं करेगी तब तक सरकार अपने इस नापाक कार्य को छुपाने के लिए तरह तरह के ढोंग करती रहेगी। इसलिए इन सरकारी ढोंगों को खत्म करने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। बुद्धिजीवी खुलकर सरकार का विरोध करें, क्योंकि सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जो देश को गरीबी की खाई में धकेल देगा। इसलिए बुद्धिजीवी आगे आकर जनता को राह दिखाएं। सरकार संवेदनशील बने, क्योंकि ये सरकार की असंवेदनशीलता ही है जिसकी वजह से आज गरीबी और गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है। अगर सरकारी आका थोड़े भी संवेदनशील होते तो ये सारा ही कृत्य सामने नहीं आता। सरकार फिर से गरीबों के बारे में सही नियम बनाए। सरकार को चाहिए कि वो इस पूरे कृत्य को वापस ले और ईमानदारी से गरीबी का आंकलन करके सब्सिडी दे, जिससे देश में गरीबी से लड़ा जा सके और गरीब को भी 2 वक्त की रोटी मिल सके। हमने आपके सामने मुद्दा रखा, चर्चा की, आपने भी प्रतिक्रिया दी, खुलकर बातें की, हमने भी की। एक हमारे बड़े ही सम्माननीय कॉलर ने कहा कि हम गुस्सा ज़्यादा व्यक्त करते हैं। इस बात को मैं बताते हुए आज के कार्यक्रम को रोकना चाहूँगा कि देश जब जल रहा हो तब की स्थिति और सामान्य स्थिति में फ़र्क होना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद करिए, जब रेड अलर्ट होता है तो क्या होता है, या जब इमरजेंसी होती है तो क्या होता है। जब आपका ही मित्र पुलिस वाला होगा तो भी वो रेड अलर्ट में आपको ज़्यादा कड़ी तरीके से ट्रीट करेगा और सामान्य दिनों में बहुत बार चलता है करके जाने देगा। मुझे लगता है कि ये स्थिति चलता है वाली नहीं है, ये इमरजेंसी की स्थिति है, ये रेड अलर्ट की स्थिति है। देश एक ऐसे स्थिति से गुजर रहा है कि अगर सही वक्त पर चारों तरफ से सही निर्णय नहीं हुए तो हम कहीं लुढ़क जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और ऐसा करने के लिए हमारे दुश्मनों की संख्या भी कम नहीं है, जो सीमा पार तो क्या, सीमा के अंदर भी हमारे आस पड़ोस में बैठे हुए हैं। दुनिया बदल रही है, उस बदलाव के चक्कर में हमारा बदलाव कहीं हमारे लिए घातक ना साबित हो, इसलिए एक एक कदम फूक कर रखना है। हमारा सीमा पर लड़ने वाला सैनिक या नक्सल के खिलाफ लड़ने वाला पुलिस वाला फूक कर कदम रखता है जब उसको लगता है कि नीचे माइंस बम रखे हुए हैं। ऐसे में ये भी स्थिति ऐसी है कि जिस पे रेड अलर्ट मैं कहता हूं। इसलिए इस इमरजेंसी में हमें अतिरिक्त गुस्सा जरूरी है, अतिरिक्त सावधानी जरूरी है और अतिरिक्त चिंतन, संघर्ष, मनन सब कुछ जरूरी है। इसलिए थोड़ा अतिरिक्त गुस्सा कुछ दिन मुझे भी व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सामान्य स्थिति में सुनने की नहीं लगती है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।
सिफारिश वालों को ही नौकरी देनी होती है तो ये दफ्तर वाले हमें इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाते हैं? भारत, डिग्री हाथ में लिए यूं चुप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू हैंड्स अप। कौन हो तुम? मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूं माल निकालो। माल? आओ मेरी जान। आपसे कहा गया है कि ये जमीन खाली कर दें और अपनी झोपड़ियां से हटा लें। सरकार, झोपड़े हटाने का तो हुक्म कई बार दिया सरकार ने, मगर यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाएं, ये आज तक नहीं बताया सरकार ने। ये सब कुछ हम नहीं जानते। ये जमीन सेठ जी की है और सेठ जी यहाँ पे अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं।